Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to the Noor School and College Mansera. Student, we are studying the chapter Inheritance of class 10th. Today, the topic of our lecture is Mendel's work on inheritance. Before going toward this topic, I would like to repeat our last lecture, which was about gene and allele. Student, in the previous lecture, we have discussed the concept of gene and allele and also discussed the dominant and recessive alleles. And finally, we have discussed the role of gene in protein synthesis. Genes are the chemical codes present in DNA, and then we have discussed the genotype and phenotype. Genotype is the combination of alleles of a gene pair, and then we have discussed the two type of genotype. One is homozygous and second one was heterozygous. Then we have discussed the dominant allele, which masks the working of other allele is called dominant allele. And then we have discussed the recessive allele, which is expressed or which is masked by the other allele is called recessive allele. Then we have discussed the role of gene in protein synthesis. We have discussed two phases of protein synthesis. One was transcription, in which DNA is copied by messenger RNA, and second phase, which is translational phase, in which messenger RNA leaves to the nucleus and travel toward ribosomes, and protein is made here in this translational process. This protein synthesis is also called as central dogma of life. Student, this was all about the previous lecture. Now come towards the today lecture, which is about Mendel's work on inheritance. स्टूडेंट, इससे पहले तो हमने जीन्स का कंसेप्ट पढ़ा, एलील का कंसेप्ट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिर उसके बाद हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है और सेंट्रल डोगमा क्या होता है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। ये तो पिछला हमारा टॉपिक था कि प्रोटीन सिंथेसिस तक जो है हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ तक पहुंच चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस, कि मेंडल्स ने इनहेरिटेंस के ऊपर जो काम किया है उसके बारे में आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस बारे में है। ग्रीगोर मेंडल, एन ऑस्ट्रियन monk, वर्क एंड लिव्ड इन अ स्मॉल मोनेस्ट्री। कहता है जो ग्रीगोर मेंडल था ये एक ऑस्ट्रियन मोंक था। ऑस्ट्रिया जो कंट्री हमारे पास, और मोंक कहते हैं दरवेश और जाहिद, उस यानी कि ऐसा बंदा दरवेश था उस ऑस्ट्रिया का जो मुल्क है उसका, और इसने काम किया था। और ये एक हानका मोनेस्ट्री कहते हैं हानका को, जिस तरह हमारे यहाँ हानका होती है जिसके अंदर जो है लोग आते हैं और अपनी ये इल्म और इसकी अदब की जो महफ़िल वगैरह जहाँ पे होती है, यहाँ पे तालीम और तरबियत का जो है वो सिलसिला होता है, उसको हम मोनेस्ट्री यानी कि हानका जिसको हम कहते हैं वो। तो जो ग्रीगोर मेंडल था इसने उस अपनी हानका के अंदर काम भी किया था और उसी के अंदर ये रहता भी था। अपना सारा काम जिसने जेनेटिक्स के ऊपर जो किया था इसी मोनेस्ट्री के अंदर इसने किया था और वहीं पे ये रहता था। ही डिस्कवर्ड फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, जो ग्रीगोर मेंडल था इसने एक जो इनहेरिटेंस का फंडामेंटल मैकेनिज्म था वो डिस्कवर किया था। एक बुनियादी जो तरीक़ाकार था इनहेरिटेंस का, ये मेंडल ने डिस्कवर किया था। इससे पहले किसी ने डिस्कवर नहीं किया था। बहुत से लोगों ने इसको अप्रोच की थी इसको डिस्कवर करने की, लेकिन वो फेल होते रहे। लेकिन जो ग्रीगोर मेंडल था इसने इसका जो बुनियादी मैकेनिज्म था इनहेरिटेंस का उसको डिस्कवर किया था। इन 1856 to 1864 ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट। 1856 से लेकर 1864 के दौरान जो मेंडल था इसने पी जो प्लांट था गार्डन पी प्लांट, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर इसको जो रिज़ल्ट मिला था फिर इसने आगे पब्लिश करके फिर इसकी जो कंट्रीब्यूशंस थी इसी गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, इसी की वजह से फिर ये बाद में जो बहुत फेमस हुआ और इसका जो कंट्रीब्यूशंस थी वो अभी तक जो है वो स्टडी की जा रही है और जेनेटिक्स के अंदर बहुत जो है एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसकी कंट्रीब्यूशंस।
ही वॉज नॉट फर्स्ट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक्स। कहते हैं कि मैंडल्स जो था ये पहला शख्स नहीं था जो जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इससे पहले भी कई लोगों ने जेनेटिक्स के ऊपर काम किए, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन यहाँ पे वो लोग कामयाब नहीं हुए। लेकिन ये जो मेंडल था ये अपने पर्पस में जो इसके एक्सपेरिमेंट थे, जो ये करना चाह रहा था, उसमें ये कामयाब हुआ। अब उसके कामयाब होने की कुछ वजह थी, वो हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो क्यों बाकी लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, वो कामयाब क्यों नहीं हुआ, बल्कि जो मेंडल्स था इसने जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की तो ये कामयाब हो गया। तो इसके पीछे कोई रीज़न है, वो उसको हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे। He was fortunate to have selected relatively simple genetic system for study। कहता है ये बहुत लकी था, किस्मत वाला था कि इसने जो जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसको सिलेक्ट किया, वो बहुत ही सिंपल जेनेटिक सिस्टम था उसका। ये जो पी प्लांट है हमारे पास, इसका सिंपल जेनेटिक सिस्टम था, तो इस वजह से इसने इसको सिलेक्ट किया। इसे पता नहीं था कि इसने फॉर्चुनेटली लकली यानी कि ये था और इसने सेलेक्ट कर दिया। मतलब कि इसके पीछे इसने वो बहुत ज़्यादा सोचा या वो सोचो विचार नहीं कि जिस तरह बाकी साइंटिस्ट ने जो है सिलेक्शन की थी, वो किसी और चीज़ की सिलेक्शन कर रहे थे। इसके पास वही गार्डन पी था, तो इसके ऊपर इसने अपना काम शुरू कर दिया, अपनी स्टडी जो है वो शुरू कर दी। तो इस तरह ये कामयाब हो गया क्योंकि ये सिंपल इसका जेनेटिक मेकअप था, जो पी में जो गार्डन है, पी प्लांट जो है इसका, तो इस वजह से इसको कामयाबी मिल गई। इसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ। He examined inheritance relatively well-defined traits and obtained clear-cut results। अच्छा, इसने एग्जामिन किया था जो इनहेरिटेंस की वेल डिफाइंड ट्रेड्स थे, और उन्हीं से वेल डिफाइंड ट्रेड्स थे, इन्हीं की बेस पे ऊपर इसको आगे रिजल्ट्स मिले थे, क्लियर कट रिजल्ट्स मिले थे। क्योंकि ये जो थे जेनेटिक्स, यहाँ पे इनहेरिटेंस जो थी यहाँ पे पी प्लांट के अंदर, जी बिल्कुल सिंपल थी और ऑब्जर्वेबल थी और वेल डिफाइंड ट्रेड्स थे। जितने भी इसके पास ट्रेड थे वो वेल डिफाइंड ट्रेड्स थे। हालांकि इसकी सिलेक्शन नहीं थी, ये बाय चॉइस इसने किए थे। इसके पास इस तरह आएंगे, ये पी प्लांट इसको मिला, इसके ऊपर इसने अपना काम शुरू किया। तो इस तरह इसकी जो सिलेक्शन थी वो बाय चॉइस थी, बाय विल नहीं थी इसकी, बल्कि बाय चॉइस थी कि इसके पास वही अवेलेबल था और इसने उसके ऊपर काम किया और इसको जो रिजल्ट्स मिले वो क्लियर कट रिजल्ट थे। और वो रिजल्ट्स क्या थे आगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है उसके पास रिजल्ट्स आए थे और कौन कौन से रिजल्ट थे। दैट लीड्स टूवर्ड्स डिस्कवरी ऑफ सेवरल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। वो जो रिजल्ट्स इसके पास आए उसकी वजह से क्या हुआ कि इसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो डिस्कवर कर दिए। कि इनहेरिटेंस मीन्स कि जो हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये जो प्रिंसिपल थे इनहेरिटेंस के, इसके जो रिजल्ट्स थे इन्होंने लीड किया टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ सेवरल प्रिंसिपल, और इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर, इनकी रिजल्ट्स की बेस के ऊपर इसने अपने प्रिंसिपल जो है इनहेरिटेंस के जो दिए थे वो इसकी बेस के ऊपर जो है वो लाए करते थे। यानी कि ये रिजल्ट जो थे इन्होंने इसको जो है आगे डिस्कवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसकी तरफ लीड किया और इसको आसानी हो गई और इसने आसानी से जो इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स थे वो फिर इसने बाद में पेश किए थे, और वो जो अभी तक जो है वो माने जा रहे हैं और बायोलॉजी के अंदर बहुत बड़ी उनकी इम्पोर्टेंस है। दीज प्रिंसिपल्स आर कॉर्नरस्टोन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो इसने दिए थे उस वक्त, और ये कॉर्नर स्टोन है मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर। अभी जो हमारी मॉडर्न जेनेटिक्स जो है इसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं, और इसके अंदर वो एक कॉर्नर स्टोन की जो है कि अहमियत हासिल है उनको, क्योंकि वही जो अगर वो उस वक्त जो प्रिंसिपल न देता तो आज की जेनेटिक्स ना होती हमारे पास इस तरह। तो बेस जो है वहीं से जो इसके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस थे उनकी बेस के ऊपर फिर ये जो मॉडर्न जेनेटिक्स है ये आगे फ्लरिश हुई, और इस तरह आज जो है मॉडर्न जेनेटिक्स एक बहुत हाई पीक के ऊपर पहुंची हुई है। इसके पीछे जितना भी जो है वो रोल है वो ये मेंडल के जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है इनका है। एंड ही रिकॉग्नाइज्ड एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसके बाद जो इसने अपने एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रिंसिपल्स दिए थे इनहेरिटेंस के दो जो है, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इन्हीं दो जो लॉज हैं उनके बारे में, प्रिंसिपल्स जो उनके बारे में होगा, उनकी बेस के ऊपर इस मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है कि ये जेनेटिक्स का फादर है, क्योंकि इसने जो प्रिंसिपल दिए हैं इससे पहले किसी शख्स ने नहीं दिए, तो इन्हीं प्रिंसिपल की बेस के ऊपर आज जो हमारी मॉडर्न जेनेटिक्स है वो लाइज कर रही है।
कि इस वजह से फिर इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था, और इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है जेनेटिक्स के अंदर, इस वजह से फिर इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया था। अब आ जाते हैं मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मैंडल्स ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए वो किस तरह दिए, किस बेस के ऊपर दिए थे, और किस तरह उनकी जो है जेनेटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। ही परफॉर्म्ड मोस्ट फेमस एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट। इसने जो है एक इम्पोर्टेंट, इसका जो एक्सपेरिमेंट था गार्डन पी प्लांट के ऊपर, ये बहुत फेमस था, और एक फेमस एक्सपेरिमेंट इसने परफॉर्म किया था उस दौरान, और जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत फेमस हो गया, क्योंकि जिस तरह पहले जो लोग काम कर रहे थे उनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जैसे इसने ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसको नाम दे दिया गार्डन पी प्लांट एक्सपेरिमेंट, और ये जो एक्सपेरिमेंट था थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत फेमस हो गया, क्योंकि इसके रिजल्ट्स उसके पास आ गए थे, और फिर ये रिजल्ट्स उसने पूरी जितनी भी जेनेटिक्स है उसके ऊपर अप्लाई किए। गुड चॉइस जो इसकी पी प्लांट थी आर द गुड चॉइस बिकॉज दे आर इजी टू ग्रो एंड आर फेयरली रेजिस्टेंट टू पेस्ट। कहता है ये जो पी प्लांट की जो सिलेक्शन थी, इसकी यह जो सिलेक्शन थी ये एक उसकी अच्छी चॉइस थी, बिकॉज दे आर इजी ग्रो, ये इजी ग्रोथ है, ग्रोएबल थे, यानी कि इनको आप आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं, एंड फेयरली रेजिस्टेंट टू द पेस्ट, यानी कि जितनी भी पेस्ट हैं हमारे पास उनको रेजिस्टेंस करते हैं, ये वाले पी प्लांट जो होते हैं उनको ईजिली जो है फेयरली जो है वो रेजिस्ट करते हैं। दे हो शॉर्ट जनरेशन टाइम, इनका जो जनरेशन टाइम है पी प्लांट का ये बहुत शॉर्ट होता है, ये यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 3 मंथ्स, कि ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, और इनका जो एक सीड से लेकर दूसरी जनरेशन तक जितना भी लाइफ साइकिल है वो 3 मंथ्स के अंदर, तो देखें शॉर्ट पीरियड के अंदर। और फिर इसी तरह इसकी जो ईजिली ग्रो है, ग्रो हो सकता है, फिर उसके अलावा रेजिस्टेंस जो है इसकी टूवर्ड पेस्ट, ये सारी चीज़ें इसकी एक गुड चॉइस बन गई। इस ये सारी चीज़ों ने इसको इसकी तरफ, यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसको सक्सेसफुल बनाने की तरफ लीड किया, और ये अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कामयाब हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कुड बी ऑब्टेन रैपिडली। अच्छा, इससे जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट थे रिजल्ट्स, यानी कि ये जो इसने ब्रीड करवा रहा था इस पी प्लांट को, गार्डन पी प्लांट जो था, इससे जो रिजल्ट्स जो थे वो जल्दी लिए जा सकते थे। देखिए लाइफ साइकिल उसका कम है, इजीली ग्रोएबल है, सारी चीज़ें जो उसको एक मींस के शायद नेचर जो उसको कामयाब कर रही थी, तो उसके लिए ये सारी जो चॉइस थी वो उसकी एक अच्छी साबित हो गई। फिर देखें उससे रिजल्ट जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट से मिलने थे वो जल्दी जो है ऑब्टेन किए जा सकते थे, और उसको जल्दी मिले थे वही रिजल्ट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द पी प्लांट्स वर प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेंस। जो पी प्लांट है ये एक जो है प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेंस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मेंडल हैड प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेन ऑफ वायलेट फ्लावर्ड पी दैट प्रोड्यूस वायलेट फ्लावर्ड ऑफस्प्रिंग व्हेन सेल्फ पोलिनेट। अच्छा, कहता है ये जो पी प्लांट है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि प्लांट के अंदर ब्रीडिंग स्ट्रेंस थे, प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेंस थे, यानी कि इनके अंदर ब्रीड होने की एबिलिटी थी कि वो आगे जाकर ब्रीड हो सकें। तो इसकी एग्जांपल ऐसे दी कि मेंडल के पास जो प्योर ब्रीडिंग स्ट्रेंस ऑफ वायलेट फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस हो गए, उन्होंने आगे वायलेट फ्लावर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जब इन्हीं को आपस में सेल्फ पोलिनेट किया। आपने पोलिनेशन की टाइप पढ़ी, एक हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन होती है और एक क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो जो अगर सेम प्लांट के सेम ही स्टिग्मा और दूसरा उसकी ओवरी जो सेम पार्ट हों, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हों, तो उसकी जो पोलन ग्रेन है ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि एक ही प्लांट के दोनों पार्ट हों। हाँ, अगर डिफरेंट हो तो फिर उसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो ये जो मेंडल का वर्क था ब्रीडिंग स्ट्रेन ऑफ वायलेट फ्लावर विद इसी का दूसरा जो ब्रीडिंग था वायलेट फ्लावर, उनको जब क्रॉस किया, सेल्फ पोलिनेट किया, तो आगे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो भी उसी तरह थे, वायलेट फ्लावर ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनके पास जो फ्लावर प्रोड्यूस हुए उनके अंदर भी यही वायलेट फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस हुआ ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो उसने ये सेल्फ पोलिनेशन के ज़रिए ये रिजल्ट्स हासिल किए। एवरी पी प्लांट हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन। अच्छा, कहता है जो
जितने भी पी प्लांट होते हैं इनके अंदर दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, और नॉर्मली ये जो है सेल्फ पोलिनेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। पी प्लांट्स हैव 7 इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स। कहते हैं पी प्लांट के अंदर 7 इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स हैं, सच एज राउंड वर्सेस रिंग सीड्स। एक ये ना देखें, एक राउंड और रिंकल्ड सीड जो है, सीड की जो पी सीड है उसकी अगर आप शेप देखें, एक राउंड होता है और एक रिंकल्ड होता है। एक ये ट्रेट या कैरेक्टर। दूसरा पर्पल वर्सेस वाइट फ्लावर्स, यानी कि पर्पल या वाइट फ्लावर जो है ये उनके अंदर पाए जाते हैं पी प्लांट के अंदर। तो ये एक उसका ट्रेट है। फिर उसकी हाइट देखें, फिर उसके पोड की शेप देखें, अच्छा फिर कार्टिलेडन का जो है शेप, ये उसकी कलर, ये सारे जो हैं इसके अंदर ये ट्रेट्स पाए जाते हैं। फिर आगे उनको हम देखेंगे कौन कौन से हैं। इट हेल्प ईजिली टू ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट देयर रिजल्ट्स ऑफ क्रॉसेस। अच्छा, ये जितने भी इसके 7 ट्रेड्स थे, इसने इसको हेल्प किया कि इजीली ऑब्जर्व कर सके और कैलकुलेट कर सके अपने जो है रिजल्ट्स। क्रॉस करने से प्लांट को जो है वो क्रॉस करवा के, यानी कि जो उसके अपनी मर्ज़ी से वो क्रॉस करवा सकता था जिनको भी वो करवाना चाहे। यानी कि 7 हमारे पास ट्रेड्स हैं, और जिसके साथ वो उसको जो है वो क्रॉस करना चाहे, तो ये सारे के जितने भी 7 ट्रेड्स हैं वो इजीली इसको जो है वो हेल्प कर सकते थे, और उसके इसकी वजह से उसको रिसर्च जो हैं वो इजीली मिल गए थे जो भी वो क्रॉस करवाना चाहता था। तो यहाँ पे देखें, अगर इसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गार्डन पी के ऊपर, देखें ये डायग्राम के अंदर इसने शो किया हुआ है कि देखें पहला जो प्रोसेस है, रिमूव स्टेमन्स फ्रॉम वायलेट फ्लावर। यहाँ क्योंकि फ्लावर के ऊपर स्टेमन्स होते हैं जो हमारे पास मेल पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होते हैं, यहाँ से। फिर इसने देखें यहाँ से इसको कट करके, दूसरा पॉइंट देखें, ट्रांसफर स्पर्म bearing pollen from stamen of white flower to egg bearing carpel of violet flower। अच्छा देखें, यहाँ से इसने कट करके इधर से इसको इधर जो हमारे पास जो एक ऐसे स्टेमन्स ऑफ वाइट फ्लावर, ये जो वाइट फ्लावर जो थे इसके स्टेमन्स को इसने एग टू एग बियरिंग कार्पल ऑफ वायलेट फ्लावर, ये जो इसका एक ज़ाहिर है जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कार्पल कहते हैं, और उसके अंदर एग मौजूद होता है। तो इसने क्या किया कि वाइट फ्लावर के ऊपर से स्टेमन लेकर, जो पोलन ग्रेन है उनको लेकर, जो कार्पल है वायलेट फ्लावर का उसकी तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया। अब तीसरा पॉइंट देखें यहाँ पे, पोलिनेटेड कार्पल मैच्योर्ड इनटू पोड। अब वो जो ये कार्पल जो था, क्योंकि इनकी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मेल स्पर्म जो है वो उसको बना देता है, फर्टिलाइजेशन उसके साथ कर देता है, तो इस तरह आगे उनकी फर्टिलाइजेशन होकर एक नया प्लांट बन जाता है हमारे पास ना, जाइगोट से फिर आगे। अब देखें ये कार्पल, और इसी कार्पल से आगे क्या बना हमारे पास, एक पोलिनेटेड कार्पल मैच्योर्ड इनटू पोड, कि इस तरह एक पोड बन गई हमारे पास इसी कार्पल से। इसके अंदर स्टेमन्स जो थे वो वाइट फ्लावर के थे, और जो कार्पल थी वो हमारे पास वायलेट फ्लावर की थी। इस तरह यहाँ पे प्लांटेड सीड्स फ्रॉम पोड। अब इससे जो पोड से बने हैं सीड हमारे पास, देखें कौन कौन से फ्लावर बने हैं। एग्जामिन ऑफस्प्रिंग एंड वायलेट फ्लावर्स। ये देखें हमारे पास पहले ये जो थी हमारे पास पेरेंटल जनरेशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि देखें इसमें भी पेरेंट था और इसमें भी, ये वाइट फ्लावर है ये भी पेरेंट है, और जो दूसरा हमारे पास वायलेट फ्लावर है ये भी पेरेंट है। इनको जब क्रॉस किया तो इसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन। फिर उसके बाद देखें जब ये सीड हमारे पास बन गया, अब इस सीड को जब आप ग्रो करवाते हैं तो आगे देखें हमारे पास सारे के सारे जितने भी गार्डन पी प्लांट जो बने हैं वो वायलेट बने हैं। तो कहते हैं एग्जामिन ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल वायलेट फ्लावर्स। यहाँ पे जो फ्लावर्स बने हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वायलेट फ्लावर वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये था, लेकिन इसके अंदर ये जो वायलेट फ्लावर है इसके जो करेक्टर्स थे ये डोमिनेट हो गए, जबकि जो हमारे पास ये जो दूसरा जो था वाइट फ्लावर, इसके जो करेक्टर एलील जो थे या जीन जो थे वो रिसेसिव हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ये जो जनरेशन है इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। ये जो है देखें यहाँ पे पेरेंट्स थे, इनसे जो पैदा होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। जब इनको आपस में क्रॉस करेंगे फिर वो हमारे पास F2 जनरेशन, जो रिजल्ट्स आएंगे वो F2 जनरेशन वाले होंगे। इस तरह इसने गार्डन पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था।
अब आगे देखते हैं कि इसके कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे। फोकसिंग ऑन ओनली वन ट्रेट एट अ टाइम, मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स विद ईच ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट एंड एग्जामिन देयर ऑफस्प्रिंग। अच्छा, कहते हैं कि एक ट्रेट के ऊपर फोकसिंग करना एक टाइम के ऊपर मेंडल ने क्या किया कि क्रॉस किया, मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट विद ईच ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट। कहता है एक जो है प्लांट को उसने 7 जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है उसके साथ उसने क्रॉस किया, क्रॉस पोलिनेटेड। ज़ाहिर है कि एक पहले हमने सेल्फ पोलिनेटेड पढ़ा था, अब क्रॉस पोलिनेटेड। तो उसके ऊपर उसने क्या किया कि एक प्लांट के एक ट्रेट के ऊपर फोकस करते हुए उसने एक प्लांट को 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट के साथ उसने एग्जामिन किया और आगे देखा कि उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो कौन से हुए, वो आगे उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर देखेंगे। ही कॉल्ड ओरिजिनल ब्रीडिंग पेरेंट्स द पी। जो ओरिजिनल ब्रीडिंग पेरेंट्स जो थे उसको पी का नाम दे दिया, पी फॉर पेरेंटल जनरेशन, एंड कॉल्ड देयर फर्स्ट सेट ऑफ ऑफस्प्रिंग द F1। जो इनसे पहले जो उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस है उसको उसने कहा F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल। ये एक लैटिन वर्ड है फिलिस, जिसका मतलब होता है फिलिस मीन सन, यानी कि बेटे को कहते हैं फिलिस में। तो इनके जो पहले जो है प्रोड्यूस होने वाले जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम F1 जो है जनरेशन कहते हैं। तो इस तरह इसके पास जो ओरिजिनल ब्रीडिंग पेरेंट्स थे उनको पी का नाम दे दिया पेरेंटल जनरेशन, और उनसे आगे पैदा होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है उसको इसने F1 जनरेशन का नाम दे दिया। F1 offspring that results from two parents with different characters are also called hybrid। अच्छा, F1 के अंदर जो offspring प्रोड्यूस होते हैं, अगर उनके अंदर जो पेरेंट्स हैं वो डिफरेंट करेक्टर्स के हों तो उनको हम कहते हैं हाइब्रिड। यानी कि वो ऑफस्प्रिंग जो दो पेरेंट्स से हों और उनके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हों तो फिर उसको हम कहते हैं हाइब्रिड। यानी कि कोई भी ऐसी स्पीशी जो आगे मतलब कि ग्रो ना कर सके वो हमारे पास फिर हाइब्रिड बन जाती है। यहाँ पे देखें ये एक चार्ट, ये टेबल मैंने ड्रा किया है, तो इसके अंदर जो पी प्लांट के जो ट्रेट्स हैं 7 वो डिस्कस किए गए। सीड, इस तरफ इसकी फार्म है, यहाँ कार्टिलेडन। अब देखें सीड दो तरह के, उसकी शेप भी और साथ उसका कार्टिलेडन का कलर, ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। फार्म इसकी राउंड भी हो सकती है, रिंकल्ड भी हो सकती है, एक करेक्टर या ट्रेट ये। दूसरा कार्टिलेडन का जो कलर है वो हमारे पास येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है। इसी तरह फ्लावर का कलर वाइट या वायलेट। पोट जो है उसकी फार्म फुल भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती है। कलर जो है पोट का वो ग्रीन भी हो सकता है, येलो भी। और स्टेम जो है इसकी अंदर जो है प्लेस जो है वो एक्सिल पोर्ट भी हो सकती है और दूसरी जो है वो टर्मिनल पोर्ट्स भी हो सकती है। इसी तरह साइज़ टॉल भी हो सकता है और शार्ट। ये उसके 7 ट्रेड्स हैं जो बुक के अंदर टेबल के ऊपर जो है वो ड्रा किए हुए, उसके साथ उसकी डायग्राम भी बनाई हुई। यहाँ पे देखें, ये मैं आपको शो कर देता हूँ बुक से कि ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इन द गार्डन पी स्टडी बाय मेंडल, जो मेंडल ने स्टडी किए थे 7 करेक्टर ऑफ पी प्लांट। ये देखें फार्म इसकी राउंड, फिर गार्डन जो है कार्टिलेडन जो है येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी। फिर इसी तरह फ्लावर का कलर वाइट, ये वायलेट। फार्म जो है फुल कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती है, ग्रीन कलर पोर्ट का भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। और जो स्टेम है उसकी प्लेस जो है वो एक्सिल पोर्ट भी हो सकती है और इसी तरह टर्मिनल पोर्ट्स, या उसका साइज़ देखें वो टाल और शार्ट। ये जो है इसका टेबल जो था जिसके अंदर इसने बताया हुआ है कि 7 कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट विद ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। कहते हैं मेंडल ने जो है क्रॉस किया ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट जो थे उनको ट्रू ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट के साथ। तो इसके अंदर ऑल इन F1 जनरेशन वर टॉल। जितने भी जब इनको क्रॉस किया तो इसके अंदर जितने भी F1 जनरेशन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे टॉल थे। अब समथिंग हैपन विद अदर पेयर ऑफ ट्रेट ही स्टडीड। अच्छा देखें, एक जो टॉल वाला था इसके अंदर जो ट्रेट थे उन्होंने अपना इफेक्ट शो कर दिया, लेकिन जो दूसरे शॉर्ट वाले थे उन्होंने अपना इफेक्ट नहीं शो कर दिया, नहीं शो किया। तो इस तरह उसने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो दूसरे ट्रेट थे जो शॉर्ट वाले उन्होंने अपना इफेक्ट जो वो शो नहीं कर सका। तो इस तरह इसने इसको स्टडी किया और ये कहा ऑल ऑफ स्प्रिंग ऑफ F1 जनरेशन ऑलवेज शोड जस्ट वन ऑफ द टू ट्रेट्स। कि इस तरह जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन के अंदर जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो उनमें से 2 ट्रेट्स में से वो एक ट्रेट शो करते हैं और उसने उनको नाम दिया। वो अगर जो अपने आप को शो कर सकें तो उसने कहा कि ये जो है हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट हैं, एंड वाइल विच डोंट शो देयर इफेक्ट
आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, यानी कि डोमिनेंट ट्रेट वो जो अपने आप को इफेक्ट जो है वो अपना शो कर सकें, और जो ना शो कर सकें, जिस तरह यहाँ पे देखें टाल ब्रीडर जो थे, टाल प्लांट जो थे, उन्होंने अपना इफेक्ट शो किया कि F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो है हमारे पास टाल प्लांट हैं, जबकि जो शॉर्ट प्लांट हैं उन्होंने अपना इफेक्ट शो ही नहीं किया। तो इस तरह जो यहाँ पे ट्रेड्स थे वो सारे के सारे डोमिनेंट ट्रेड्स थे। ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट। इसके बाद हम सम अप करने जा रहे हैं आज का जो लेक्चर था स्टूडेंट। टुडे वी हैव डिस्कस द ग्रिगोर मेंडल वर्क on inheritance. Grigor Mendel was an Austrian monk. Then we have discussed the work on genetics that he did in their studies. He was known as the father of genetics because of their contribution. He made a lot of contribution in the field of genetics. Then we have discussed the selection for experiment, that he selected pea plant for their experiment, and because they have 7 traits, which I have explained in the table of the chapter. And then we have discussed the F1 generation, in which first offspring produced by the parental generation is called F1 generation. And then we have discussed the dominant and recessive trait. Those traits which show their effect are called dominant trait, and while which can't show their characters or their effect are called recessive trait. Student, your home assignment is write main points of the lecture and also draw a table at page number 103. This was all about the today lecture. If you have any query, you may ask. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया.